प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं कृष्णकांत त्रिपाठी अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। कक्षा 12 गणित में हम लोग पढ़ रहे हैं फर्स्ट पेपर यानी कि पहली किताब, जिसका पहला चैप्टर है संबंध एवं फलन। इसके पहले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं कि स्वतुल्य संबंध क्या होता है। संबंधों के प्रकार पढ़ रहे थे, उसमें हम लोगों ने देखा कि स्वतुल्य संबंध क्या होता है। स्वतुल्य के बाद अब दूसरा नंबर जो मेन है, जो याद रखना जिससे सवाल आते हैं, वो होता है सममित संबंध। तो सममित क्या होता है? एक संबंध आर सममित कहलाता है। एक संबंध आर समुच्चय ए में, समुच्चय ए में एक संबंध आर सममित कहलाता है। सममित कहलाता है। कब सममित कहेंगे? यदि ए बी बिलोंग्स टू आर implies बी ए बिलोंग्स टू आर। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, यानी कि कोई समुच्चय ऐसा दिया हुआ हो, ए से ए में एक संबंध आर दिया हुआ है, तो अगर ए बी आर में है तो उसका उल्टा भी आर में होना चाहिए। यानी कि आर में जितने अवयव लिखे हुए हैं तो उनके उल्टे भी अवयव आर में लिखे हुए होने चाहिए। एक उदाहरण द्वारा इसको समझते हैं। मान लेते हैं एक समुच्चय ए है जिसके अवयव हैं 1 2 3 4। अब हम इसमें एक संबंध आर करते हैं परिभाषित। आर में मान लेते हैं अवयव हैं 1 3 1 4 3 1 2 2 और 4 1। ये अवयव हमने मान लिए कि इसमें ये कोई संबंध आर दिया गया है। तो हम देखें कि आर में कोई भी अवयव पहला वाला लेते हैं 1 3, तो इसका उल्टा 3 1 है। 1 4 लिया हमने तो उसका उल्टा 4 1 है। 2 2 2 2 का उल्टा करेंगे तो क्या मिलेगा? 2 ही 2 तो मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि संबंध आर, ये आर जो है कैसा है? सममित है। सममित है। और यदि पूरे संबंध में कोई एक अवयव ऐसा दिखाई दे जाए कि उसका ए बी बिलोंग टू आर तो हो, लेकिन उसका उल्टा आर में ना मिले, तो तुरंत ही हम लिख देंगे कि संबंध आर सममित नहीं है। तो सममित है, आपको समझ में आया होगा। एक उदाहरण समझ लेते हैं। मान लें त्रिभुजों का कोई समुच्चय है जिसमें एक संबंध आर दिया गया है कि T1 T2 बिलोंग्स टू आर इस प्रकार हैं, सच दैट कि T1 T2 के सर्वांग सम है। तो अब हम लोग क्या पढ़ चुके हैं? स्वतुल्य पढ़ चुके हैं। तो स्वतुल्यता की जांच कर लेते हैं कि देखो ये स्वतुल्य है कि नहीं है। स्वतुल्य क्या होता है कि स्वयं का अवयव स्वयं से संबंधित होना चाहिए। यानी ए का प्रत्येक अवयव, या जो समुच्चय दिया है टी, तो उसका प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित होना चाहिए। अब सर्वांग सम इसमें लिखा हुआ है। मान लो परीक्षा में केवल ऐसे ना लिखा हो संबंध सर्वांग सम। त्रिभुजों के समुच्चय में संबंध सर्वांग सम के स्वतुल्य और सममितता की जांच कीजिए। तो आप क्या करेंगे? स्वतुल्य सर्वांग सम पहले आपको पता होना चाहिए। सर्वांग सम माने सर्व अंग समान। त्रिभुजों के सारे अंग क्या होते हैं? भुजाएं और कोण। तो यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण और संगत भुजाएं बराबर होती हैं तो हम उनको क्या कहते हैं? सर्वांग सम त्रिभुज कहते हैं। तो लेकिन स्वतुल्य में तो स्वयं का स्वयं से देखा जाता है, तो प्रत्येक त्रिभुज जो होगा उसके कोण तो स्वयं के बराबर होंगे। प्रत्येक त्रिभुज स्वयं के सर्वांग सम होता है। स्वयं के सर्वांग सम होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि T1
कामा T1 बिलोंग्स टू R इम्प्लाइज क्या हो गया, R कैसा हो गया, स्वतुल्य हो गया। अब इसी में अगर हम सममितता की जांच करें, दूसरी बात हम क्या जांच करें, सममित है कि नहीं है। तो सममितता की जांच कैसे करेंगे कि दो त्रिभुज हमको T1 और T2 बिलोंग्स टू R है, तो T1 कामा T2 बिलोंग्स टू R, ये तो परिभाषा में दिया गया है कि T1 T2 के सर्वांग सम है, सर्वांग सम है। इसका अर्थ क्या हुआ कि T1 के जो संगत कोण है वो T2 के संगत कोण के बराबर हैं, T1 की संगत भुजाएं T2 की संगत भुजाओं के बराबर हैं। तो ये भी तो कह सकते हैं उल्टा कि T2 की संगत कोण T1 के बराबर हैं और T2 की संगत भुजाएं T1 के बराबर हैं। इसको एक बात में कहें तो क्या कहें, T2 T1 के सर्वांग सम है, सर्वांग सम है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि T2 कामा T1 भी बिलोंग करेगा R में। तो ये कैसा हो गया, हमारा संबंध सममित हो गया। इसी प्रकार से अगर कोई रेखाओं का संबंध लिया जाए, संबंध कह दिया जाए कि लंब है, संबंध क्या कहा गया कि लंब है, रेखाओं में संबंध लंब है, ये हमने परिभाषित किया। तो दो रेखाएं L1 और L2 ये रेखाओं में हम लोग कर रहे हैं। तो अगर इसके लिए हम करें तो कोई भी रेखा स्वयं के लंबवत नहीं होती है, तो ये स्वतुल्य तो नहीं होगा। लेकिन अगर हम ये कहें कि पहली रेखा दूसरी पर लंब है, तो ये भी तो कह सकते हैं कि दूसरी रेखा पहली पर लंब है, मतलब दोनों रेखाएं एक दूसरे पर 90 अंश का कोण बनाती हैं। तो चाहे ये कहते हैं कि पहली दूसरी से 90 का बनाती है, चाहे दूसरी पहली से 90 का बनाती है, तो ये कैसे हो जाएंगे, रेखाएं परस्पर लंब वाली बात, ये कैसे हो जाएगा, संबंध सममित हो जाएगा। यानी कि अगर हम लिखेंगे कि L1 L2 पर लंब है, L1 L2 बिलोंग्स टू R, तो ये भी तो हम कह सकते हैं कि L2 L1 पर लंब है, ये भी तो कह सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि L2 L1 बिलोंग्स टू R, यानी कि उल्टा भी बिलोंग करता है उस संबंध में, इसलिए संबंध कैसा है, सममित है। तो आपको सममित समझ में आ गया होगा। अब एक और बचा है संक्रामक। संक्रामक क्या होता है, किसी समुच्चय A में संबंध R संक्रामक कहलाता है, संक्रामक कहलाता है यदि क्या होना चाहिए, AB बिलोंग्स टू R, मतलब AB बिलोंग टू R है तथा BC बिलोंग टू R है। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए कि AC बिलोंग्स टू R होना चाहिए। किसी संबंध में हम दो संख्याएं ले लें, एक अवयव जो दूसरा अवयव हो उसी से दूसरा अवयव से संबंध शुरू होना चाहिए, उसमें मतलब इसका आखिरी अवयव इसका पहला अवयव एक जैसा होना चाहिए, तब ये और लास्ट वाला मिल जाए किसी संबंध में, किसी अवयव में। तो समझ लीजिए संबंध R कैसा है, संक्रामक है। अब एक उदाहरण देख लेते हैं। मान लेते हैं कोई समुच्चय है जिसके अवयव हैं 1 2 3, उसमें एक संबंध है 1 1 2 2 3 3 1 3 3 2 और 1 2। तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं, हमने देखा कि 1 3 बिलोंग्स टू R, अब ये 3 से ख़त्म हुआ तथा
3 से शुरू होने वाला 3 2 बिलोंग्स टू आर, और इसका पहला इसका लास्ट, मतलब 1 2 बिलोंग्स टू आर। अतः संबंध कैसा है? संक्रामक संबंध है ये। अभी जो पीछे देख चुके हैं त्रिभुजों के समुच्चय में संबंध सर्वांग सम, इसके हम देख लेते हैं ये संक्रामक है कि नहीं है। अब T1 T2 बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या हुआ? T1 T2 के सर्वांग सम है, सर्वांग सम है। आप दूसरा भी मान लें T2 T3 बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या हुआ कि T2 T3 के सर्वांग सम है, ये हमने मान लिया। अब देखो T1 के सारे कोण संगत कोण और संगत भुजाएं T2 के बराबर हैं, और T2 के संगत कोण संगत भुजाएं T3 के बराबर हैं। तो क्या T1 के संगत कोण संगत भुजाएं T3 के बराबर नहीं हुए? इसका मतलब क्या हुआ कि T1 T3 बिलोंग्स टू आर, मतलब क्या हुआ कि T1 कह सकते हैं T3 के सर्वांग सम है। तो ये कैसा हो गया? संक्रामक संबंध हो गया, सर्वांग सम वाला। लेकिन अभी हमने एक उदाहरण लिया था, L1 L2 परस्पर लंब है। L1 L2 क्या है? परस्पर लंब, लंब वाला लेंगे। तो अगर L1 L2 बिलोंग्स टू R होगा, तो यानी कि L1 लंब L2 होगा, और L2 L3 बिलोंग R होगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि L2 जो है वो L3 पर लंब है। तो हम क्या कहेंगे? L1 और L3 परस्पर लंब है, मतलब हमने एक रेखा खींची, ये L1 है, इस पर एक 90 अंश का कोण बनाती हुई L2 रेखा खींच दी, ये वाली L2 हो गई। अब इस पर एक 90 अंश का कोण बनाती हुई एक L3 रेखा खींच दी, इनके बीच का कोण 90 अंश होना चाहिए। तो क्या L1 और L3 कैसी हैं? ये लंब है? नहीं है लंब। क्लियर है कि L1 और L3 लंब नहीं होंगी, लंब नहीं होंगी। तो यानी कि क्या होगा? L1 और L3 डज नॉट बिलोंग्स टू R, अतः ये लंब वाला संबंध जो है वो संक्रामक नहीं होगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने समझ लिया है कि स्वतुल्य, सममित और संक्रामक संबंध क्या होता है। अगर कोई संबंध, यदि R स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक हो तो उसे तुल्यता संबंध कहते हैं, तुल्यता संबंध कहते हैं। तो परीक्षा में सिर्फ सवाल इस पे आता है, कोई संबंध दे दिया और कह देगा कि सिद्ध कीजिए कि संबंध तुल्यता संबंध है, तो उसके लिए आपको उस संबंध को स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक दिखाना होगा, जैसा कि आज के पेपर में एक प्रश्न आया हुआ है। आज के पेपर में ये सवाल आया हुआ है जो कि सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों के समुच्चय Z में एक संबंध R दिया गया है a, b such that 2a - b को विभाजित करती है, द्वारा प्रदत्त संबंध एक तुल्यता संबंध है। तो तुल्यता के लिए हमें 3 चीज़ें देखनी होती हैं। सबसे पहले स्वतुल्य। स्वतुल्य क्या होता है? स्वयं का अवयव स्वयं से रिलेटेड हो। तो एक अवयव ले लेते हैं, यदि A बिलोंग्स टू Z तो A बिलोंग्स टू R। परिभाषा लगा दीजिए कि A माइनस A बराबर 0। अब 2 में किसी का भाग, 0 में किसी का भाग दे दीजिए
2 को विभाजित करती है। ए मतलब 2a माइनस बी को विभाजित करता है, तो 2 का भाग 0 में चला जाएगा। 2 से विभाजित है, तो क्या हो गया कि ये संबंध हमारा, इसलिए R क्या हो गया, स्वतुल्य है, क्योंकि 0 में तो किसी संख्या का भाग दे सकते हैं। सममित की जांच देखते हैं। सममित सिमेट्रिक कैसे देखेंगे, यदि A, B बिलोंग्स टू Z, पूर्णांक होते क्या हैं, सभी धन की संख्या, ऋण की संख्या और 0 मिला के पूर्णांक होता है। तो इसमें पहले क्या दिया होता है, AB बिलोंग्स टू R। इसका मतलब क्या हुआ कि A माइनस B 2 से विभाजित है, 2 से विभाजित है। अब अगर हम इसमें माइनस चिन्ह कॉमन ले लें तो B माइनस A भी 2 से विभाजित होगा कि नहीं होगा। मान लेते हैं 2 संख्याएं हैं कोई, a माइनस बी में हमारा 4 आता है, a माइनस बी से, तो b माइनस ए मान लो -4 आ गया, तो क्या ये -4 दो से नहीं कटेगा, अगर 4 कट रहा है तो -4 भी कटेगा। a माइनस बी अगर 4 है तो b माइनस ए -4 हो गया, तो वो भी माइनस संख्या, हमें माइनस प्लस से थोड़ी कोई मतलब है, हमें ये बताना है कि 2 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो यानी कि b माइनस, इसका मतलब b माइनस ए भी 2 से विभाजित होगा, b माइनस ए भी 2 से विभाजित होगा। b माइनस ए अगर विभाजित होगा तो परिभाषा क्या हो जाएगी कि बी ए बिलोंग्स टू R। इसलिए क्या हो गया कि ये सममित हो गया संबंध। और तीसरा हमको दिखाना था संक्रामक। संक्रामक में 3 चीज़ें लेनी होती, 3 संख्याएं कम से कम दिखाइए, ABC बिलोंग्स टू Z, और 2 उसमें अवयव मान लीजिए कि R में है, AB बिलोंग्स टू R, मतलब A माइनस बी 2 से विभाजित है, B कामा C बिलोंग्स टू R, इसका मतलब क्या हुआ कि B माइनस C 2 से विभाजित है। अब ये हमें आप बताइए कि अगर 2 संख्याएं 2 से कट रही हैं तो क्या उनका योग 2 से नहीं कटेगा। मान लो 4 है और 6 है, 2 से कट रहा है, तो 4 और 6 का योग 10 हुआ, ये भी तो 2 से कटेगा। कोई 2 संख्याएं ले लीजिए जो 2 से विभाजित है, सोच के देखिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि a माइनस बी प्लस बी माइनस सी भी 2 से विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा। तो अब इसमें देखते हैं कि माइनस बी प्लस का बी कैंसिल हो गया, तो इससे क्या आ गया कि a माइनस सी भी 2 से विभाजित है। अब a माइनस सी 2 से विभाजित है, हमको यही तो दिखाना था कि अगर ए बी है बी सी है तो पहला तीसरा आ जाए वही संबंध। तो इसका मतलब क्या हो गया कि a कामा सी बिलोंग्स टू R, इसलिए R कैसा हो गया, R संक्रामक है। अब चूंकि R स्वतुल्य है, R स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक है, अतः R एक तुल्यता संबंध है। R एक तुल्यता संबंध है। 2 नंबर का सवाल जरूर ही इस चैप्टर से आता है।